देखिए क्या देख रहे थे, लाइट चली गई थी। ट्रांजिशन के बारे में देख रहे थे, दो ट्रांजिशन हो गया है। तीसरे के बारे में देख रहे थे। तीसरा जो ट्रांजिशन हम लोग लिखने जा रहे हैं वो आपका कौन सा है? वो है आपका N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार के लिए मैंने बताया कि मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें एक हेटेरो एटम हो, या फिर एक ऐसा एटम हो जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, और साथ ही साथ उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जा रहे हो, मतलब पाई बॉन्ड भी बन रहा हो। अगर ऐसी कंडीशंस होगी तभी आपको ये दिखाई देगा ट्रांजिशन। तो हम लोग इसमें लिख भी चुके थे क्या कुछ? इन दिस ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ an electron of unshared an electron of unshared electron pair an electron of unshared electron pair on a heteroatom is is transferred to transferred to transferred to pi electron transferred to pi star anti-bonding orbital pi star anti-bonding orbital. Full stop. These transition occur in compound containing double bonds involving heteroatoms having unshared pair of electrons. अब खोजिए कोई ऐसा, दोनों कंडीशंस पाई जा रही हो, डबल बॉन्ड भी हो और हेटेरो एटम भी हो, ऐसी कोई कंडीशन। फॉर एग्जांपल कोई भी एल्डिहाइड ले लो, किसी भी एल्डिहाइड का नाम लिखिए, या किसी भी कीटोन का नाम लिखिए, स्ट्रक्चर बनाइए। किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन का स्ट्रक्चर बनाइए आप। फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, कीटोन में भी कोई आप ऐसे ले सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे वहां पे आप देखेंगे कि दोनों चीजें पाई जा रही है, डबल बॉन्ड भी पाई जा रही है और साथ ही साथ एक हेटेरो एटम भी है, ऑक्सीजन, और उसके पास अनस्टेड इलेक्ट्रॉन भी है। तो यानी अगर कंपाउंड में आपके एल्डिहाइड, कीटोन्स टाइप के ग्रुप पाए जाएंगे, साइनाइड ग्रुप पाया जाए, जहां पर इस तरह की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, तो वहां पर जो ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा वो कौन सा ट्रांजिशन होगा? N2 पाई स्टार होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे कम लगेगी और जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो ज्यादा पे आएगी। ऐसा और भी हो सकता है, देखिए उसमें हो सकता है पाई बॉन्ड भी पाया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है पाई बॉन्ड भी पाया जा रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है सिग्मा बॉन्ड भी पाया जा रहा हो। लेकिन फिर देखिए कि अलाउड कौन सा, अलाउड का मतलब है कम से कम एनर्जी किसमें लगेगी। तो जब इसकी हम बात करते हैं तो देखिए ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि भाई सिग्मा बॉन्ड भी पाया जा रहा हो, तो ये भी ट्रांजिशन हो सकता है। देखिए ये भी ट्रांजिशन हो सकता है, पाई टू पाई भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी। तो जिसमें एनर्जी कम है उसी को अलाउड हम कहते हैं, मतलब वो ज्यादा इंटेंस दिखाई देगा पीक हमको। ऐसा होने को तो ये तीनों होंगे उसमें, लेकिन सबसे इंटेंस जो आएगा पीक, आपका जो सबसे गाढ़ा पीक आएगा तो किसका आएगा? N2 पाई स्टार का आएगा। तो ये अलाउड है। ऐसा सबसे लास्ट, चौथा चौथा कौन सा बचा? ये बचा, देखिए N2 सिग्मा स्टार। N2 सिग्मा स्टार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो लेकिन पाई बॉन्ड ना हो, ये कंडीशन है। पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड ही केवल हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। लिख लीजिए थोड़ा सा।
लिखे, द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन the excitation of an electron in an in an in an unshared pair of unshared pair unshared pair on an atom to an anti-bonding sigma orbital is called n2 sigma star transition. n2 sigma star transition. n2 sigma star transition. अब भाई कहाँ होगा? तो सैचुरेटेड हैलाइड्स हैं, एल्कोहल्स हैं, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे सैचुरेटेड हैलाइड्स कहने का मतलब है, देखो ऐसे, ये देखो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं नॉन बॉन्डिंग वाले, और सबके सब देखिए सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सैचुरेटेड हैलाइड्स हो सकता है, या क्या हो सकता है, एल्कोहल्स हो सकता है। देखिए एल्कोहल में भी कंडीशन यही है कि CH3OH है, देखिए, और इसके पास भी क्या है, देखिए अनसेड इलेक्ट्रॉन्स, और देखिए सबके सब पाए जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स, ऐसा। तो अगर ऐसी कंडीशन या ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो ट्रांजिशन होने की संभावना है, वो कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है, वो होगा आपका n2 सिग्मा स्टार। तो आसानी से हम पता लगा लेते हैं कि किस तरह का ट्रांजिशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले छोटे क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को दिया जाए और उस मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाए कि किस तरह की ट्रांजिशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो मॉलिक्यूल को देख करके आप बता सकते हैं। मॉलिक्यूल को देख करके बताने में एक बात का ध्यान रखिएगा, एक ही बात का, कि एनर्जी किसमें कम लग रही हो। इसलिए देखिए ऑर्डर यहाँ लिखा गया है। अब देखिए इसमें जो है दोनों पॉसिबिलिटी थी, देखिए यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार की पॉसिबिलिटी भी है, ये सब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। फिर मैंने कहा एनर्जी आपको देखनी पड़ती है कि एनर्जी का डिफरेंस किसमें ज्यादा है, तो वो जो होता है फॉरबिडन होता है। अब मान लीजिए वही एक है केवल, जैसे मान लीजिए भाई एक सैचुरेटेड कंपाउंड CH4 है, अब इसमें खाली सिग्मा ही है, तो जब मजबूरी है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही होगा, ऐसा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी हो सकता है और साथ ही साथ n2 सिग्मा स्टार भी हो सकता है, तो n2 सिग्मा स्टार यहाँ पे अलाउड है। मतलब n2 सिग्मा स्टार से आपको ज्यादा इसकी पीक जो है ज्यादा इंटेंस आएगी, ज्यादा गाढ़ी आती है, किसके कंपेयर में, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के, क्योंकि तो उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, इसमें एनर्जी कम खर्च होगी। तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके इजिली इसको प्रोड्यूस कर देता है, ऐसा। ये सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे जितना भी पढ़ेंगे। यानी क्या करता होगा जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, वो क्या करता होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के नाते ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो दो बातें ध्यान रखिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए कम वेवलेंथ पर ही पाया जाता है आपका जो रेडिएशन है, 200 से 750 nm के बीच में पाया जा रहा है। अब इसके बाद का जो पढ़ेंगे, IR पढ़ेंगे, तो IR में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें केवल क्या होगा, बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, ऐसा। यानी वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशन में आएगा, जिसमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो अल्ट्रावायलेट में इंट्रोडक्शन टाइप का ही आप में कोर्स में है, तो आपने बस ट्रांजिशंस के बारे में जानना होता है कि किस तरह के ट्रांजिशंस हैं, ऐसे। तो ये आपका अल्ट्रावायलेट के बारे में है। अल्ट्रावायलेट में और कुछ थोड़ा मोड़ा हो सकता, कुछ और हो, मैं देख लेता हूँ पर। अच्छा, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम शायद होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ इसके, इसमें दो और शिफ्ट भी हैं, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, ये दो चीजें और हो जाएंगी आपके पास, क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम्स एंड
वैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट होगा या ब्लू शिफ्ट होगा। ये 3 से 4 चीजें और हैं इसमें। तो कल ही खत्म हो जाएगा यूवी आपका, कल यूवी खत्म हो जाएगा और आईआर स्टार्ट कर देंगे। तो आईआर भी 1 दिन का लगेगा, 1 से 2 दिन ही लगेंगे। तो आईआर भी कम ही है, केवल आपको बताना है किस तरह की वाइब्रेशन होते हैं, क्या मोड्स होते हैं, बस इतना बताना है। और 1 से 2 दिन रमन में लगेगा, तो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका। और उसी के साथ आपका पूरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक बचा होगा, छोटा मोटा टॉपिक अगर कहीं बचा है तो आप उसे खुद से भी देख सकते हैं। और छोटा बड़ा कहने का सेंस है, खोज लीजिएगा। और कोई आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं बताया गया है तो आप उसको, अगर कहीं डिफिकल्टी है तो पूछ भी सकते हैं किसी भी टॉपिक में। एक बार सिलेबस आप सभी के पास होगा, मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया था, तो वहां से देख लीजिएगा। कोई टॉपिक अगर बच रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, बता देंगे। तो यूवी देख लीजिएगा, यूवी में रेड शिफ्ट एंड ये आपका ब्लू शिफ्ट, ये 2 चीजें। और और कौन सा था, 2 चीजें और थी ना, हाँ, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। तो ये 4 चीजें बन, छोटा छोटा सा डेफिनेशन बस है। तो ये कल देख करके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएंगे। ओके, कितने लोग प्रेजेंट हैं आज? 14।